खबर हमें खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे को मियां शाहिद साहब। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर है और ये उन हलकों से आ रही है जो, या उन सहाफ़ियों की तरफ से आ रही है जो ताकतवर हलकों के बहुत करीब समझे जाते हैं। 27वीं तरमीम एक मुबैना तौर पर स्वीपिंग चेंजेस लेके आ रही है। ये जो 18वीं तरमीम की थी, और वो बड़ा जरदारी साहब का मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंध 70% पैसे की गुजरगाह है। तो माशाल्लाह जितनी तरक्की सिंध ने की है, ये तो हम पूछ लेंगे कराची से किसी के आने वाले से। मगर ये तब्दीलियाँ आ रही हैं और इसमें पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है कि लूज़र होगी। और बताया जा रहा है, इस्लामाबाद कल के ये बता रहे हैं कि बड़ा एक बहुत फ़र्क जो है, या एक वेज जो है वो आ गई है मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून तो एक टोटल सबमिशन वाली अब पार्टी बन गई है। वोट को इज़्ज़त क्या देनी थी, बस बेचारे वोट को तो लितर ही पड़े, माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो ये इनके दरमियान ये तफावत, ये फ़र्क आ सकता है। तो ये कैसे, हाउ विल दे गेट इट डन। मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो हतमी अंजाम तक पहुँच रहे हैं। हाउ फार्चून जो हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं, बल्कि ऊपर से नीचे गिरती हैं। ये कल तक रोल मॉडल बताए जाते थे, आजकल मतलूब हैं पाकिस्तानी रियासत को। ब्रिक्स ममालिक जो हैं, इंडिया को अमेरिका ख़ुद अपने इक़दामात से धकेल रहा है ब्रिक्स की तरफ, और ब्रिक्स एक नई करेंसी भी लॉन्च करने जा रहा है। और ज़ाहिर है खला में तो कोई चीज़ नहीं रहती। अमेरिका का अगर इकबाल अब नीचे गरूब हो रहा है तो उसकी जगह तो कोई लेगा, और वो कह रहे हैं कि ये साउथ ही लेगा। यूक्रेन पाकिस्तान और चीन पर क्यों संगीन इल्ज़ामात लगा रहा है? हमने तो इस मुबैना तौर पर इस जंग में उनकी मदद भी की थी अमेरिका के कहने पर। मियाँ साहब, पहले तो आप इस्लामाबाद में बैठे, ये अगर 18वीं तरमीम में, यानी 18वीं तरमीम माशाल्लाह जो दौलत का रुख सूबों की तरफ हुआ था, बड़ा इफ़ेक्टिवली माशाल्लाह खर्च हुआ होगा। तो अब ये रुख वफाक की तरफ अगर आता है, ये तो वो खबरें हैं जो यानी हम कुल्ली तौर पर तो नहीं बता सकते कि 27वीं तरमीम क्या होगी, लेकिन ये कुछ खबरें हमें सामने आई हैं कि देयर विल बी स्वीपिंग चेंजेस, यू नो, जो हमारा यानी इंतज़ाम व इंसराम है। आपके पास क्या खबरें हैं? आप इस्लामाबाद में हजूर, हमें कुछ बताइए। देखें काजी साहब, इसमें मैं बात करता हूँ, बड़ी खबर भी देता हूँ, लेकिन आज सबसे पहले बात करता हूँ मैं इस्तिसाले कश्मीर पर, जो 5 अगस्त था। और आज पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इसको जो है वो मनाया गया है। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी और थे, सब ने जो है वो मनाया, क्योंकि भारत ने जो आज के दिन आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म किया था। ये ना सिर्फ भारतीय कवानीन की खिलाफ वर्जी थी, बल्कि आलमी कवानीन से बगावत भी थी। और इससे जो है वो कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का मंसूबा और साजिश जो है वो सामने आई थी। और आज इस हवाले से बहुत बड़ा जो है वह एहतजाज पाकिस्तान के अंदर भी, इस्लामाबाद के अंदर भी यहाँ किया गया, और पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में किया गया। तो काजी साहब, दूसरी बात जो है 27वीं तरमीम की, तो आज पार्लियामेंट के अंदर भी इसकी गूंज जो है वो सामने आई। जो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बात की कि नई तरमीम पर जो है बात होनी चाहिए और उस पर जो है वो इत्माद में लेना चाहिए। अपोजिशन का उन्होंने नाम लिया, अपोजिशन को इत्माद में लेना चाहिए, उनको जो है वो इत्माद में लेंगे, उनसे बात करने को तैयार है। अपोजिशन तो पहले ही बात नहीं कर रही है, और अपोजिशन जो है उसके अपोजिशन लीडर आज नाहल हो चुके हैं, और जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं शिबली फराज, वो भी नाहल हो चुके हैं। तो बातचीत किससे करनी है? मुझे तो अपोजिशन जो है वो पीपल्स पार्टी बनती हुई नजर आई, क्योंकि काजी साहब आज जो रजा रबानी साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बाकायदा तौर पर इसको साजिश करार दे दिया, और ये कहा कि ये सूबों की खुद मुख्तारी को सबोताज करने के लिए जो है वो लाई जा रही है। NFC अवार्ड का जो है वो मामला भी सामने आया, और इसके अलावा खुद मुख्तारी का हवाले भी सामने आए, और 18वीं तरमीम की कुछ शिक्कें जो कि ख़त्म करने की बात की जा रही है। तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मुखालफत पाई जा रही है, गमो गुस्सा पाया जा रहा है। और सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो ख़ास तौर पर इस पर जो है मोतरज़ हैं। और जो नज़र आ रहा है वो ये है कि पीपल्स पार्टी इस पर जो है वो फौरी तौर पर मानने को तैयार नहीं है। हालांकि हुकूमत ने फैसला किया है कि पीपल्स पार्टी से इस हवाले से मुज़ाकरात किए जाएंगे, मुज़ाकरात को खुफिया रखा जाएगा, लेकिन किस चीज़ पे मुज़ाकरात? अगर 18वीं तरमीम खत्म करनी है, ये सदारत के हवाले से भी लगता है कुछ सदारत जरदारी साहब की कुछ मशकूक सी हो रही है। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी पर तोड़ रहे हैं, मगर एक तो इस पर ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। दूसरी बात ये है कि ये किस मुंह से कह रहे हैं कि हम तरमीम नहीं लाएंगे? द वे दे हैव कैपिचुलेटेड, इनके पल्ले क्या है? ये 27वीं तरमीम रोक पाएंगे? मियाँ साहब मुझे बताएं ना, जिस तरीके से नहीं काजी साहब,
हैं? हाँ जी, भाई साहब 27वीं आईनी तरमीम नहीं रुक रही, ना रुकेगी। 27वीं आईनी तरमीम आनी है, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ने पेश करनी है। हाँ और जी। वो बाजमात मंजूर होनी है। हाँ जी। और वो बाकायदा तौर पर मुतफिका तौर पर मंजूर होनी है। और मियां साहब मेरी प्रेडिक्शन ले लें, मेरी प्रेडिक्शन ले लें, बाजवा साहब को जो वोट पड़े थे उससे ज्यादा वोट 27वीं तरमीम को पड़ेंगे। जी हजूर, आप जारी रखें। आप बिल्कुल ऐसी बात है, मैं वही बात कर रहा हूं काजी साहब के बाजमात जो है वो बाकायदा तौर पर इसको मंजूर किया जाएगा, मुतफिका तौर पर मंजूर किया जाएगा। 27वीं जो आईनी तरमीम है ये नवश्ता दीवार है, आनी है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मामलात को जो है वो बेहतर करना है। पाकिस्तान ने आगे जाना है और पाकिस्तान को आगे जाने के लिए बहुत सी कानून साजी और आइन साजी की ज़रूरत है। और उस मामले में जो तरमीम है वो बहुत ज़रूरी है। 18वीं तरमीम में बहुत सी ऐसी रुकावटें हैं जो दूर करनी है काजी साहब। तो इस हवाले से जो मामलात हैं वो तकरीबन जो है वो मसवदा इसका तैयार हो चुका है। इसमें बहुत सी बुनियादी जो है गैर मामूली चीज़ें भी हैं जो सामने आएंगी, लेकिन अभी तक उनको जो है वो बिल्कुल वो मसवदे में ही है, उसको खुफिया रखा गया है। बहरहाल समझता हूँ ये तरमीम जो है ये साहब हमारी तो कोई औकात नहीं है, हम साफ़ी क्या होते हैं बेचारे। मेरा ख्याल है बड़े फिरदियाना तरीके से जिस तरह पहले से खिदमत फरमा रही हैं ये पार्टियां, इन्हें मान लेना चाहिए। हमें अपनी नहीं परेशानी पैदा होगी और अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि 18वीं तरमीम में क्या कर लिया आपने सूबों ने? आपकी तरफ डाइवर्ट हुए थे ना पैसे, आपने किए और बड़ा इस पर आप लेते थे कि जी हमने बड़ा सूबाई खुद मुख्तारी कर दी। किधर है सूबे आज? कौन सी खुद मुख्तारी? किधर गई वो तरक्की? वो जो पैसा ट्रिलियंस, 1.5 से ज्यादा पीपल्स पार्टी सिंध पर हुकूमत कर रही है, उसकी हालत देखें। 47% बच्चे जो हैं वो स्टैंडर्ड ग्रोथ है उनकी। तो ना लड़ने वाले दिन चले गए, अब आप फिर भी खिदमत फरमाया करें, यही आपका काम है। जी मियां साहब जारी रखिए। लेकिन काजी साहब देखें जो सूबों की हालत है वो तो बहुत ही अबतर है। आप केपी के चले जाएं, केपी में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, अंदरूने सिंध देखें आपको कोई सड़क नजर नहीं आती। बलोचिस्तान में देखें आपको खंडरात नजर आते हैं। बलोचिस्तान में जितना बजट है वो कहां लगता है। पंजाब की सूरत हाल आप देख लें, पंजाब का जो अंदरूने पंजाब है या जनूबी पंजाब है वहां पर तरक्की किधर है? क्या लाहौर में जो तरक्की है उसको तरक्की कहते हैं? बहरहाल हुकूमत तरक्की कहती है और उसका अगर एनालिसिस किया जाए तो उसमें पता चलता है कि तरक्की किसको कहते हैं और कहां तरक्की हुई है। और यही वजह है कि जो सूबे हैं उनमें तो तरक्की नहीं हुई और ना ही कुछ हुआ है। लेकिन अफवाहें काजी साहब इस्लामाबाद के अंदर बहुत सी जो है वो फैल रही हैं, जिसमें अफवाहें तो यहां तक है काजी साहब के मोहसिन नकवी साहब जो है उनको वजीर आज़म बनाया जा रहा है, ये भी अफवाह है। यहां पर यह भी अफवाह है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की कि जो मियां नवाज शरीफ हैं वो सदर बन रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की अफवाह है कि सदर आसिफ अली जरदारी अलग हो रहे हैं। और इससे भी बड़ी अफवाह है ये आई थी कि एक बड़ी ताकतवर शख्सियत जो है वो सदर बन रही। तो इस तरह की अफवाहों के दौर में, अफवाहों के इस पूरे जो मलगूबा बना हुआ है, इसी में ही 27वीं आईनी तरमीम आएगी काजी साहब। और वो जो 27वीं आईनी तरमीम है वो सम दुरुस्त करेगी मुल्क की, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे मामलात होंगे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसका जो है वजह बनेंगे। और पाकिस्तान में जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें मिनरल्स तलाश किए जाने हैं सर, जिसमें ऑयल और गैस जो है वो तलाश किए जानी है, वो इसी 27वीं आईनी तरमीम ही उसका रास्ता बनाएगी। काजी साहब अब आगे बढ़ते हैं। बस मेरी इतनी दुआ है कि जो भी हो वो चीनी के ब्लैकियों के हाथों ना हो, अच्छे लोगों के हाथों हो, इस मुल्क का मुस्तकबिल अच्छा हो सके। जी मलक रियाज साहब कल तक रोल मॉडल थे और माशाल्लाह प्रॉपर्टी के जी एशिया के बहुत बड़े टाइकून थे, आजकल पुलिस को मतलूब है। ये अजीब सा सिलसिला नहीं है मियां साहब? इस हवाले से क्या आपके पास तफसील है? काजी साहब देखें ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है। मलक रियाज साहब वो थे जिनका नाम लेना जो है वो एक गुनाह था, लेकिन अब जो है वो बाकायदा तौर पर उन पर 3 केसेस है। मनी लॉन्ड्रिंग का उन पर केस है, फेक अकाउंट्स का उन पर केस है, 190 मिलियन पाउंड का उन पर केस है और वो खुद इश्तिहारी हैं और उनको इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। उनकी जो जायदादें हैं 6 जायदादें हैं जिनको नीलाम करने के लिए नैब ने बाकायदा तौर पर इश्तिहार दे दिया और वो एहतसाब अदालत की जानिब से जो है वो मंजूरी ली गई और उसके बाद मलक रियाज की जानिब से
हाई कोर्ट में जो है दरखास्त दी गई, आज वो भी मुस्तरद हो चुकी है। परसों 7 तारीख को मलक रियाज की 6 जायदादें जो हैं वो नीलाम की जाएंगी। इनकी जो रकम रखी गई है जिस पर बोली शुरू होगी वो 4 अरब 10 करोड़ 61,84,900 रुपए जो है वो रखी गई है। यहां से बोली जो है वो शुरू होगी। हो सकता है ये जायदादें जो हैं वो 10 अरब की बिक जाएं, 12 अरब की बिक जाएं, 20 अरब की बिक जाएं। यहां से जो है वो शुरू होगी। बहरिया टाउन का कारपोरेट ऑफिस में है, इसमें है बहरिया टाउन के 2 कारपोरेट ऑफिस हैं, मार्की है, इसमें अरीना सिनेमा है, बहरिया टाउन का इंटरनेशनल एकेडमी है और सफारी क्लब है जिनको बेचा जाएगा, नीलाम कर दिया जाएगा। जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, एक मिनट सर, इन पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है इसमें इनको लंबी सजा होने जा रही है, क्योंकि इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। 0 टॉलरेंस की पॉलिसी इस वक्त रियासत ने अपनाई है और जो भी करप्ट होगा, मलक रियाज होगा या कोई और, उसको सजा मिलेगी। मियां साहब, डॉन ने बहुत हमारा क्रेडिबल पर्चा है, उसने ऊपर सैयारे से तस्वीर लेके कराची में जिस तरह से 2 नंबर तरीके से ये महलात बांटते रहे हैं ना लोगों में, याद है ना, आप महल भी बना के देते थे। तो ये मलीर के इलाके में जो इन्होंने ज़मीन ली और जो पहले यहाँ पर मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, जो मट्टी ढोते थे, जिन्होंने इनको कब्जे करके ज़मीनें दी, क्या उन पर भी हाथ पड़ेगा या वो हुकूमत की छत्र छाया और ताकतवरों के ज़ेर साया बच बचा के निकल जाएंगे? मियां साहब, कई सब 70 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें गिरफ्तार होंगे और आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। बड़ी बड़ी मछलियां जो हैं उन पर हाथ पड़ने वाला है। जो 40 किलोमीटर का कमर्शियल एरिया है वहां पर ज़मीन कैसे दी गई, किसने दी, और जो वहां पर पानी के लिए जो है वो लाइनें बिछाई गई, वहां पर बिजली, तमाम सहूलियात किस तरह किस कानून के तहत आए, वो सारे के सारे आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उन पर हाथ पड़ने वाला है। बड़ी बड़ी मछलियां जो हैं वो गिरफ्त में आने वाली हैं। इसमें बहुत से लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं, बहुत से ताकतवर लोग इसमें गिरफ्तार हुए। एक चीज और पूछिए, गलत या सही, अखबारों में बहुत सी लिस्टें सहाफियों की भी छपती रही हैं जो इनसे मुबैना तौर पर प्लाट और गाड़ियां वगैरह लेते रहे हैं, तो क्या उनकी तरफ भी हाथ पकड़ी? वो सोशल मीडिया की 2 नंबर खबर थी, गलत थी, यही कहा जा रहा है मुझे। नहीं कैसा, वो गलत खबर नहीं है। आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में ऐसे केसेस सामने आएंगे और इस केस में भी इसका रास्ता खुद बनाएगा, ये केस अपना रास्ता खुद बनाएगा। और जिसने भी इसमें अपने हाथ धोए हैं इस गंगा में, वो गिरफ्त में आएंगे और उन पर जो है उनका पर सवाल किया जाएगा, क्योंकि मलक रियाज जो हैं उन्होंने बहुत सौ को बहुत सा नवाजा, और जिनको भी नवाजा, जैसे नवाजा, बल्कि जिस तरह रिश्वत दी गई, वो रिश्वत जो है वो पकड़ी गई है और मुख्तलिफ अंदाज में जो रिश्वत दी गई वो जिसको दी गई, जहां जहां जायदाद है, जहां जहां बैंक अकाउंट्स है, जहां जहां प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी की सारी आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। सर नहीं, मेरे ख्याल में इसमें तो एक बड़े टीवी चैनल पे जो उन्होंने इंटरव्यू दे के फाइलों को पे आने वाली बात थी, वो तो उन्होंने खुद एतराफ़ कर लिया था। अब पहियों का हम क्या मतलब लें? चलें, हम अदालतों पे छोड़ देते हैं, अच्छी बात, इंसाफ और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ये ब्रिक्स का क्या मामला है, भारत का क्या मामला है, नई करेंसी का क्या मामला है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जो इकनॉमिक वोलेटिलिटी है ये एक हाल मार्क है, और जंगें और इकनॉमिक वोलेटिलिटी हमें लगता है कि तारीख़ में हमेशा को एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका बहादुर है, आहिस्ता आहिस्ता उसका डॉलर जो है वो, आज मैं अभी नेट पे देख रहा था ब्रेक में कि व्हाट आर दी सेफ़ हेवन्स, और जो कौन सी करेंसीज जो हैं वो सेफ़ बेट हैं। कि मैं नहीं कह रहा, या आप भी गूगल करके देख सकते हैं। तो लोग कह रहे हैं जी कि यूके का जो पाउंड है और जापान का जो येन है, अब लोग उसकी तरफ भाग रहे हैं। तो यानी मुराद ये है कि जो अमरीकी करेंसी जो एज आ रिज़र्व यानी करेंसी थी पूरी दुनिया की, उसमें कमी आती जा रही है। और जैसे हमने कहा कि 74% थी एक ज़माने में, अब 58-59% पे आ गई है। ये नहीं है कि ये कल या आज गिर जाएगी, मगर एक ट्रेंड हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ हम नाज़रीन ये देख रहे हैं कि जो खैर से जब वक्त बुरे आते हैं तो आपको हुक्मरान भी जो है ट्रंप जैसे मिल जाते हैं। तो वो उनकी जो है, अब वो कहते हैं जी मैं इंडिया पे 500% लगा दूंगा, क्या है, और वो जो अज़मत रफ्ता है वो अब चली गई है। अब थोड़ी सी ह्यूमिलिटी पैदा करें, तबीयत में थोड़ी सी ह्यूमिलिटी आ जाए तो अच्छा है। अब वो अमेरिका बहादुर नहीं रहा।
ईरान जैसे मुल्क ने भुरकस निकाल दिया था इजराइल का, और रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी आपको कतर के पीएम से कि इनको कहो ये 2-4 और बम मारते तो इजराइल में कख भी नहीं रहना। मियाँ साहब, ये एक बड़ा शिफ्ट और चेंज है माशी एतबार से। और जब मैं ब्रेक में था और जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि व्हाट आर दी सेफ बेट्स आफ्टर डॉलर, लोग किसकी तरफ भाग रहे हैं? एक तो हमने देखा कि सोने की तरफ भाग रहे हैं, और दूसरा हम देख रहे हैं कि येन आमतौर पर ऐसा फिगर नहीं, बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है जापान की, ये तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन येन और यूके, ये आप अपने तौर पर अब कल के शो में दोबारा नाजरीन को इस पर यानी कोशिश करेंगे, यानी जो भी हम खिदमत कर सकें इस इंफॉर्मेशन के हवाले से। तो हजूर, ये नई करेंसी ब्रिक्स वाली भी आ रही है, अभी इसके बारे में कुछ तय नहीं हुआ, अभी तो ये एक टोकन किस्म की करेंसी है, ये कोई ऐसी मुस्तमिल करेंसी के तौर पर ना कोई टाइम लाइन दी है उन्होंने, ना हमें पता है कि ये आ रही है। ये अलग बात है कि साउथ और ये ब्रिक्स जो हैं एक नए पावरफुल इकोनॉमिक ब्लॉक, बल्कि मैं आप तो मिलिट्री ब्लॉक भी कहूँगा चाइना की इतनी बड़ी ताकत के बाद, तो जो इमर्ज कर रहा है, तो लगता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इंडिया को भी ब्रिक्स की तरफ ही आना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? लेकिन काजी साहब, जो ब्रिक्स है ये तो एक इतिहाद था, महज इसको एक इतिहाद कहा जा रहा था पहले, क्योंकि इसमें जो ममालिक थे उन्होंने अपने तौर पर जो है वो एक इतिहाद बनाया, और उसमें मुख्तलिफ ममालिक को जो है वो दावत भी दी जा रही थी, इसके इजलास भी चल रहे थे मामूल के। लेकिन ट्रंप ने इस इतिहाद को बहुत से और पहलू जो हैं वो दे दिए हैं, और ये इतिहाद जो है वो अब मजबूत तजारती इतिहाद जो है बनता जा रहा है और ब्लॉक बनता जा रहा है। इसमें जो ट्रंप की जानिब से जिस तरह चीन के साथ तजारती जंग छेड़ी गई, रूस के साथ जो है तजारती जंग छेड़ी गई, अब इंडिया को जो है वो जो टैरिफ की जो है वो धमकियां मिल रही हैं, लेकिन इंडिया जो है वो मैं तो उसको मशकूक ही कहूंगा, क्योंकि इंडिया क्वाड का भी हिस्सा है और ब्रिक्स का भी हिस्सा है, वो किसी भी वक्त जो है वो यहां से फिसल सकता है। लेकिन जो ब्रिक्स का मामला है, मैं उस तरफ आऊंगा कि ब्रिक्स का इतिहाद जो है वो इतना मजबूत होता जा रहा है काजी साहब, कि ना सिर्फ वो एक तिजारती ब्लॉक बनता जा रहा है, बल्कि जो आपने कहा मिलिट्री इतिहाद भी बनता जा रहा है, और उसने अपनी करेंसी जो है वो बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दी है। जो करेंसी पहले एक नमूना थी, बिल्कुल एक सैंपल के तौर पर सामने लाए थे, अब वो करेंसी बाकायदा तौर पर लॉन्च होने जा रही है, और इस हवाले से करेंसी छपनी शुरू हो चुकी है, और वो करेंसी में ही कारोबार होगा, और जो ममालिक होंगे ब्रिक्स के, ये आपस में उसी करेंसी में जो है वो कारोबार करेंगे। और जो चाइना है वो इसमें लीड ले रहा है, और इसमें मुख्तलिफ ममालिक जो है वो भी आ रहे हैं, पाकिस्तान को भी दावत दी जा रही है, सऊदी अरब को भी दावत दी गई है, ईरान जो है वो इसका हिस्सा बनने जा रहा है, अफगानिस्तान उसका हिस्सा बनने जा रहा है, सी पैक जो है वो उसके दरमियान में, सारे ममालिक के दरमियान में आ रहा है। मैं फिर भारत को जो है वो कहूंगा कि वो मशकूक है, क्योंकि वो इससे निकलेगा, वो इससे राह फरार इख्तियार करेगा, किसी भी वक्त राह फरार जो है इख्तियार करेगा। लेकिन ब्रिक्स का जो इत्तेहाद है उसको चीन लीड करेगा, और चीन जो है वो एक बहुत बड़ी इकॉनमी बन चुका है काजी साहब, और वो इसको जब लीड करेगा तो जो इसके इत्तेहादी ममालिक होंगे वो डॉलर से निकल जाएंगे। डॉलराइजेशन बहुत तेजी से खत्म होती हुई नजर आ रही है काजी साहब। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो दुनिया जो है वो इत्तेहाद की तरफ जा रही है, अपनी करेंसी पर जो है वो अपने ट्रेड करेगी। दूसरा, लोग जो है वो सोलराइजेशन पे जा रहे हैं, पूरी दुनिया सोलराइजेशन पे जा रही है, लोग जो है वो उससे पेट्रोल से और फॉसिल फ्यूल से निकल रहे हैं और इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक की तरफ दुनिया जो है 2030 तक चली जाएगी तो फिर डॉलर को कौन पूछेगा? अपनी जो लोकल करेंसियां हैं उसमें जो है वो कारोबार होंगे। आप देख रहे हैं कि चीन कितनी तेजी से ऊपर आ रहा है, उनका जीडीपी ग्रोथ में देख रहा था, वो 9.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो वहां तक पहुंच चुका है, और इसको 66 ट्रिलियन युआन जो है वो उसकी रफ्तार से जो है वो इसमें इजाफा हो रहा है। 52% सरमायाकारी में इजाफा हुआ है, 31% जो है वो उसमें बरामदात में इजाफा हुआ है। तो चीन तो बहुत तेजी से आगे जा रहा है और चीन ही लीड कर रहा है, और जो खित्ते में बाकी करेंसीज हैं, हम जो हमेशा ज़ाहिर है इंडिया को अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए, हम उसके अमन व अमान के साथ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बड़ा उनका फ़ैन भी हूँ, एयर कमोडोर चिश्ती साहब का, जब से मैंने इंटरव्यू सुना है, ही रियली टॉक सेंस। तो उन्होंने भी ये बात कही कनाडा में कि हमें ये इसको क्या हमने कौन सी दुश्मनी तुमने हमारे साथ करनी है, क्या है। जिस तरह पूरा यूरोप है, मैं यूरोप ट्रैवल कर रहा था तो मुझे थोड़ी देर बाद पता चलता था अब मैं फ्रांस में घुस गया हूँ, अब मैं बेल्जियम में घुस गया हूँ ना, मतलब इस तरह मुल्क रहते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि इंडिया ने एक बात ठीक की है, उसने कहा कि भाई तुम और यूरोप वो डील करे रशिया के साथ और मैं ना करूँ। जिस तरीके से हमें रोका और हमारे इंतहाई नाअहल और नालायक हुक्मरानों और स्पाइनलेस हुक्मरानों की वजह से हम ये अपने हमसाए में
सस्ती गैस, सस्ता पेट्रोल हमें मौजूद है आज भी, जो स्मगल भी हो रहा है। खैर से मुझे लगता है स्मगलर भी नहीं चाहेंगे कि हमारी एक नॉर्मल या लीगल या वाइट ट्रेड शुरू हो जाए उनके साथ। तो ये तो मैं समझता हूँ, आई मस्ट अप्रिशिएट इंडिया फॉर देयर स्टैंड्स कि भाई तुम यू आर नोबॉडी टू टेल अस व्हाट टू डू। तो ये तो मियां साहब इसको तो हमें तारीफ करनी चाहिए और हमें खुद भी, लेकिन नहीं काजी साहब इसमें तारीफ बनती नहीं है सर, नहीं बनती तारीफ इस पे, क्योंकि इंडिया का कोई वादा नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है। मोदी जो है सरेंडर है, वो सरेंडर कर चुका है, उसने सरेंडर जो है वो किया हुआ है, किसी वक्त भी सर इसमें राह फरार इख्तियार करेगा। वही इंडिया है ना जो यूक्रेन में जिसके जो है हथियार मिले हैं, उसके हथियार जो है वो वहां पर यूज हो रहे हैं। वही इंडिया है जिसने जो है वो तमाम मुआहदे जो है वो तोड़े हैं। इंडिया को तो बात छोड़ दें सर, लेकिन पाकिस्तान जो है मैं बात और कर रहा हूं। देखें, मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि इंडिया की तरफ हमारे हुक्मरान, तमाम हुक्मरान, वी हैव एक्सटेंडेड द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टू देम एंड वी डू एज अ पीसफुल नेशन। हम उनसे करते हैं और हम उन्हें ये बता रहे हैं कि टेररिज्म हमारी सरकारी पॉलिसी नहीं है। टेररिज्म एक दफ़ा आलमी एस्टेब्लिशमेंट की सरकारी पॉलिसी थी। अमेरिका बहादुर जो है इसको, इस टेररिज्म को प्रमोट कर रहा था। हमारे खत्ते में टेररिज्म के बूटे जो हैं अमेरिका ने लगाए और हम नालायकी की वजह से और कमज़ोरी की वजह से इस्तेमाल हुए। और ये बात हिलरी क्लिंटन यहाँ कह के गई है और आज हम उसी से नबुर्द आजमा होकर 70-80 हज़ार अपने शहरी शहीद करवा चुके हैं। 5-7 हज़ार हमारे जवान जो हैं उन्होंने एम्ब्रेस की है शहादत और आज भी हम इससे लड़ रहे हैं। तो मतलब इट इज़ ऑलवेज वेरी अर्ली टू लर्न समथिंग। मगर मियाँ साहब उसने कहा कि भाई मैं तेरी बात नहीं मानता, मैं रूस से अपनी आवाम की खातिर सस्ता तेल खरीदूंगा। लेकिन सर देखना यह है कि इंडिया खड़ा कहां पे है। क्या इंडिया स्टैंड कर रहा है? इंडिया तो यहां पर खड़ा है कि उस पर पाबंदियां लग रही हैं। इंडिया तो यहां पर खड़ा है कि उन्होंने जो 6 कंपनियां उस पर पाबंदियां लगा दी हैं। और पाकिस्तान जो है वो कहां खड़ा है? देखना यह है कि सर पाकिस्तान कहां खड़ा है। 3 दफा मार्को रूबियो ने फोन किया साहबदार को। क्यों फोन किया? क्यों काले की? इसलिए काले की कि हमारे साथ उनके मुआहदे हो रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरान के साथ सालसी का किरदार अदा करने जा रहा है। वो बड़े खुश है। मियां साहब, अगर हमें ठेका फरोशी से चीनी ब्लैक करने से फुर्सत मिलती, 800 अरब डॉलर की उसकी एक्सपोर्ट है, तकरीबन 750 अरब डॉलर उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक का नाम और निशान नहीं है उसकी सरजमीन पर। हमने मारा उनको, खूब मारा और पूरी दुनिया ने देखा कि हमने उनको मारा और मैं सल्यूट करता हूं कि लेकिन काजी साहब उनके जो जितने भी ज़खायर हैं क्या उनके अपने हैं सर? यार अपने नहीं है, उन्होंने बैंकों से कर्जे ले रखे हैं। मियां साहब $500 का उन पर 500 अरब डॉलर का कर्जा है। मियां साहब दूसरा सर देखें पाकिस्तान कहां खड़ा है सर? 1 मिनट सिर्फ दीजिएगा, मैं सिर्फ कंपैरिजन करके आपके सामने रखूंगा सर, फिर उस पर आप तबसरा फरमाइए कि पाकिस्तान कहां खड़ा है। पाकिस्तान जो है वो अरबों डॉलर के मुआहदे कर चुका है अमेरिका के साथ, और तेल के मुआहदे कर चुका है। और मार्को रूबियो जो है वो बार बार काले करता है, वो ट्रंप जो है रोजाना तारीफ करता है। और क्या चाहिए हमें? और यहाँ से जो अरबों डॉलर की जो दौलत मालूमाल होने वाला है पाकिस्तान, तेल और गैस निकलने वाला है, अमेरिका को कहें हमारी बदतरीफी शुरू कर दे, उसके बदले में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्ड कर दे और हमारा कर्जा खत्म कर दो। $12 बिलियन का, अल्लाह माफ करे, $12 बिलियन का रोल ओवर। अगले बजट में $29 बिलियन की भीख या रोल ओवर हमें चाहिए होगा। जो अपनी नालायकी है, अगर इस नालायकी को हम तस्लीम नहीं करेंगे तो ठीक कब करेंगे? इधर दिहाड़ियां लगाई जा रहे हैं, गंदम एक्सपोर्ट कर दो, अंदर कर दो, ये मुनाफा। ये नलायकियां थी, नलायकियां नहीं है, ये वारदात नहीं के साहब, सॉरी ये जुर्म था। ये जो चीनी में हुआ ये जुर्म था। ये अंदर होने चाहिए थे, जेडे चिट्टे कपड़े पा के टाई ला के आके बिल्कुल होने चाहिए सब। ये सारे अंदर 2008 से लेकर अब तक बहुत से जुर्म हुए हैं, लेकिन अब देखेंगे जब से SIFC बनी है तो इस मुल्क में सब कुछ जो है बदलना शुरू हो गया है। आप देखिए हमारे जो है वज़ीर मुबादला की ज़खायर बढ़ गए हैं। चोरों के साथ इसके अलावा जो है यहाँ पर चीन जो है इस खित्ते में, सर मैं एक खबर देना चाह रहा हूँ, एक खबर देना चाह रहा हूँ, टाइम बहुत थोड़ा है। खबर ये देना चाह रहा हूँ कि चीन जो है वो जिस तरह बड़ी तेजी से उस टेक्नोलॉजी के साथ जो है तरक्की कर रहा है, इस तरह वो पाकिस्तान के साथ शेयरिंग भी कर रहा है। और एक चीन ने एक बड़ी खबर ये है कि एक तेज रफ्तार ट्रेन जो है वो बना ली है और उसमें 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वो चलेगी। 1200 किलोमीटर का सफर 50 मिनट में तय करेगी। तो काजी साहब वो पाकिस्तान के साथ इसको शेयर कर रहा है।
तो जो हमारा खुंजराब से लेकर ग्वादर तक का एरिया है वहां तक ये ट्रेन जो है वो चलने का इम्कान है। और जो हमारी जो कुराकरम हाईवे है वहां पर सुरंगें खोदकर वहां ट्रेन जो है वो चलाई जाएगी और वहां से गुजरकर वो ग्वादर तक आएगी। सिर्फ कराची तक का जो सफर है 2 घंटे का रह जाएगा और चीन से ग्वादर तक का सफर सिर्फ 2.5 घंटे में तय होगा। गिलगित से कराची तक का सफर 1.5 घंटे में और इस्लामाबाद से 1 घंटे में। सर ये बहुत बड़ा सर बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है सर। एक खबर आपके पास भी है, जरा खोल के देखें, रिसर्च में हमारी टीम ने भेजी है। कितने 100 एकड़ जमीन, 1000 एकड़ जमीन जो है ये कब्जा नहीं छुड़ा सके। ये कौन कौन? शेख रशीद साहब वजीर रहे, साद रफीक साहब वजीर रहे, हनीफ अब्बासी मेरा दोस्त, मेरे भाई वजीर रहे और कब्जा नहीं छुड़ा सके। 1 इंच गोरे के जाने के बाद 1 इंच पटड़ी तुमने, और ट्रकिंग माफिया लेके आए इसको तबाह करने के लिए। जियाउल हक के जमाने में ये ट्रकिंग माफिया जो आया है, कौन लेके आया है? और मैं आपको मैं आपको खबर देता हूं, तरसील में जो अखराजात ट्रक और ट्रेन का कंपैरिजन है वो 18% पैसे खर्च होते हैं अगर आप ट्रेन, और तरक्की की बुनियाद है ये मतलब कराची है सर। यही तो है, यही ट्रेन जो है तरक्की की बुनियाद बनेगी। ये जो ट्रेन है ये रशिया तक जाएगी सर, तुर्की तक जाएगी और वहां से लोग जो है पाकिस्तान आएंगे, यहां से लोग वहां जाएंगे। ये जो तरक्की का सफर है ये सीपैक 2 में होने वाला है सर। इसमें देखिए पाकिस्तान, इसमें सेंट्रल एशिया रियासतें, इसमें रशिया, इसमें तुर्की, सारे आपस में जुड़ रहे हैं सर। एक सवाल का जवाब दे दें। पिछले 70-76 जितने साल, 77 जितने भी हो गए, 1 इंच पटड़ी ओए पुट के खा गए। कैलकटा से जो ट्रेन आती थी इस फकीर के शहर से गुजरकर भोन में रुकती थी और भोन से कलकत्ता। जरा आज ये स्टोरी करें मियां साहब, आप उस इलाके में रहते हैं, इसकी पटड़ी उखाड़ के किसने खाई, किसकी हुकूमत में खाई गई? ये जो चकवाल से मंदरे तक की थी अपना पटड़ी, ये कौन से MNA थे, किसका ठेका था, गवर्नमेंट किसकी थी? डूब के मर जाना चाहिए। वो थी काइस साहब, वो थी, लेकिन अब वो है, वो होगा। यहां पर जो है वो देखेंगे आप जो है नए शहर आबाद होने जा रहे हैं। जो शहर है उन पर जो है बोझ कम होने जा रहा है, इसलिए कि तेज रफ्तार जब ट्रांसपोर्ट होगी तो लोग जो है रोजाना अपने घर आएंगे काम करके। ग्वादर से यहाँ पर इस्लामाबाद, ग्वादर से कराची, ग्वादर से फैसलाबाद, यहाँ पर जो है वो लोगों को ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ से ग्वादर जाना पड़ेगा, लोगों को ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि सेंट्रल एशिया रियासतें जाना पड़ेगा, वहां से एक ही दिन में अपने घर आया करेंगे सर। और नए शहर आबाद होने जा रहे हैं। ये सारे का सारा था, अब नहीं है सर, अब नहीं होगा, अब वो बेहतरीन होने जा रहा है। मैं कहता हूँ आपके सारे ख्वाब अल्लाह ताला उन्हें शर्मिंदा ताबीर करे। और मेरे लिए तो ये, मेरी जवानी और ज़िंदगी में तो ये ख्वाब बिल्ली के छिछड़े ही थे, बिल्ली दे ख्वाब छिछड़े, मेरे लिए तो यही थे। अल्लाह करे आपके लिए ना हो। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि मैं ये यकीन से कह सकता हूँ ये सारे काम हो सकते हैं मगर ब्लैकियों के हाथ से नहीं होंगे। ये इन्हें कोई तरक्की की ज़रूरत नहीं है, इनकी तरक्की हो चुकी है। अब हाँ मियाँ साहब, एक ब्रेक है, बाद वापस आते हैं। यूक्रेन की तो हमने मुबैना तौर पर कुछ इमदाद भी की है, तो वो क्यों हमारे साथ इस तरह के हमारे ऊपर संगीन इल्ज़ाम लगा रहे? देयर इज़ अ कॉमेडियन और अ क्लाउन दैट इज़ रनिंग द अफेयर्स ऑफ यूक्रेन एंड दैट क्लाउन हैज़ रियली प्रिजाइडेड ओवर द डिजास्टर ऑफ दैट ग्रेट कंट्री जिसका नाम यूक्रेन है। लियान ट्रॉट्स्की भी वहीं का रहने वाला था। एक ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जॉन एलिया का एक शेर है कि हमने इस शहर दीन व दौलत में मस्खरों को जनाब ही लिखा। तो एक मस्खरे, मैं अब क्या कहूँ, ज़ाहिर है उनका ये पेशा है और मस्खरा कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है। यानी चार्ली चैपलिन से बड़ा कौन कॉमेडियन या हो सकता है, तो ये एक काबिल इज़्ज़त पेशा है। मैं ये मियाँ साहब मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि यूक्रेन, उसको ये कहाँ से ख्वाब आ गया कि हम और चाइना जो है वो वहाँ पे रूस के साथ, रूस को किसी चाइना या पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, वो सेकंड बिगेस्ट मिलिट्री माइट है आज भी। मैं हैरान होता हूँ, $2.5 ट्रिलियन की टोटल इकॉनमी है मियाँ साहब, और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद 50% उसकी मईशत लिक्विडेट हुई है। ये कुछ 4-5 ट्रिलियन डॉलर की इकानमी थी, है यानी शोल्डर टू शोल्डर था उस वक्त अमेरिका बहादुर के साथ, मगर उसके बाद बहुत बड़ा क्लैप्स हुआ जब सरमायादारी की उस्तवारी हुई। तो इसके बावजूद जो उसकी मिलिट्री माइट है, अगर आप आज भी गूगल करके देखें तो अमेरिका बहादुर के बाद दूसरी बड़ी फौजी ताकत जो है आज भी
यानी रशिया है। तो ये क्या उसने भदा और भोंडा सा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया मियाँ साहब, और हमारी फॉरेन ऑफिस ने कैसे इस पर रेस्पॉन्ड किया? देखें कायद साहब, जो ज़ेलेंस्की साहब हैं वो तो एक मस्खरे हैं और अदाकार हैं। अदाकारी उन्होंने की अमेरिका में जाकर, वहां पर मुंह की खाई और फिर उसके बाद जो है ट्रंप के तरले किए और अब दोबारा उनकी गोद में बैठ गए। इसी तरह जो है वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम जो है वो लगाना उसका ऐसा ही है जैसे जो बिल्कुल देखें पाकिस्तान का क्या ताल्लुक हो सकता है यूक्रेन के साथ। हमने तो उनसे गंदम ली थी, वो भी उन्होंने गंदी गंदम दी थी हमें, और पाकिस्तान ने तो मजम्मत की है जो हमेशा उस हमले की, जो रशिया ने जब हमला किया था बाकायदा तौर पर मजम्मत की थी। और देखना यह है कि वहां पर हो क्या रहा है, वहां पर जो अपनी नलायकी है वो छुपाई जा रही है। असल में रशिया के साथ जो उनको मार पिटी है और अच्छी खासी उन्होंने मार खाई है, वो इसलिए खाई है कि उनको जंग लड़नी नहीं आई, क्योंकि खुद मस्खरा है, एक जो सरबराही मस्खरा हो तो उसकी फौज क्या लड़ेगी। अब रशिया के साथ जिनके मुआहदे हैं, जिनके साथ उनके जो लोग उनके साथ मिलकर जो है लड़ रहे हैं, वो तो वहां पर उनके शवाहिद भी मिल रहे हैं। ये शवाहिद पाए गए हैं कि इंडिया का असला वहां पर जो है वो इस्तेमाल हुआ है और बाकायदा तौर पर इसके शवाहिद वहां पर पाए गए। वहां पर यह भी शवाहिद पाए गए हैं कि इंडियन जो नौजवान हैं उनको वहां पर ले जाया गया और नौकरी के झांसा देके और वहां पर उनको भर्ती करके जो है वो उनसे जंग लड़वाई गई। ये भी वहां पर शवाहिद जो है पाए गए हैं। वहां शुमाली कोरिया के लोग जो है वो आके लड़े हैं, ये भी शवाहिद पाए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो उन्होंने इल्जाम लगाया है, इस हवाले से वजारत खारजा के तर्जमान ने सख्त जो है वो रद्दअमल दिया है और पाकिस्तान की जानिब से जो रद्दअमल आया है उसमें यह कहा गया है कि इसको बिल्कुल बेबुनियाद ये इल्जाम है और ये जो इल्जाम है इनको मुस्तरद किया जाता है। और यह भी कहा गया है कि यूक्रेनी हुकाम ने अब तक इस हवाले से काबिल तस्दीक कोई सबूत फराहम नहीं किए और बगैर सबूत के जो है वो इल्जाम लगा दिया गया और पाकिस्तान को यूक्रेनी हुकाम ने यह बताया भी नहीं, बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी नहीं किया और इल्जाम लगा दिया गया। और पाकिस्तान की जानिब से यह कहा गया है कि इस मामले को बाकायदा तौर पर उठाया जाएगा और यूक्रेनी हुकाम को तलब करके इस मामले को जो है वो उनके सामने बताया जाएगा, उनके जवाब तलबी जो है वो की जाएगी कि उन्होंने इल्जाम जो है पाकिस्तान पर क्यों लगाया है। असल में कायद साहब, जो रशिया है वो उनके साथ जंग कर रहा है, अमेरिका जो है वो कुछ और चाह रहा है, अमेरिका यूक्रेन के जो है वो मदनियात चाह रहा है और वहां पर यूक्रेन तो पीछे रह गया। अब रशिया और अमेरिका जो है वो आमने सामने हैं, उन्होंने आपस में जो जितने भी उनके मुआहदे थे उन टूट रहे हैं और एक दूसरे के सामने जो है वो आप दोजे लेकर आ गए हैं। तो इसमें यूक्रेन को ये ख्वाब आया और उनके ज़ेलेंस्की साहब को जो ख्वाब आया वो अजीब सा ख्वाब है, वो एक मस्खरा पानी मैं इसको कह सकता हूँ। अच्छा मियाँ साहब, देखे ना ये तारीख की कैसी सितम ज़रीफ़ी है। ये यूक्रेन इसको बिल्ट रशिया ने, सोवियत यूनियन ने किया था। ये इसके पास ये एटॉमिक बम भी था जो बाद में इसने रिकेंट कर दिया। ये दुनिया की फूड बास्केट थी, ये पूरे यूरोप और दुनिया को एनर्जी सप्लाई करता था। आज जिस सोवियत यूनियन ने इसको बिल्ट किया था वो अपने बमों से अपनी बनाई हुई तख्लीक को तोड़ रहा है। ये कैसी तारीख की सितम ज़रीफ़ी है। और ये आई होप आई वोंट बी एबल टू रीड दिस राइट नाउ मियाँ साहब, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मियाँ साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक यूक्रेन एक मिसाली मुल्क था और आज हालत ये है कि ये अज़रबैजान और छोटे छोटे मुल्कों में यूक्रेनी भाग के जा रहे हैं। एक खूबसूरत कौम, एक खूबसूरत नेशन। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो रशियन रेवोल्यूशन था, जो दूसरा बड़ा या मैं समझता हूँ टक्कर का लीडर था लियोन ट्रॉट्स्की, वो भी यूक्रेन में पैदा हुआ। और आज वही बम जो जिस मुल्क ने या जिस इनकलाब ने इसको बिल्ड किया था, वहीं के वो जो बम है आप अपने बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पर पढ़ रहे हैं और उसको पाश करके रख रहे हैं। ये है तारीख की सितम ज़रीफ़ी। लेकिन कायद साहब, मुझे तो जो यूक्रेन है वो बैटलफील्ड तो है ही, लेकिन मुझे वो बैटलफील्ड जो है वो आलमी जंग की जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें रशिया जो है वो अमेरिका के सामने आ चुका है, साथ जो है यूरोप जो है वो भी दरमियान में कूद चुका है। तो ये मुझे लग रहा है कि जो रशिया है वो नेटो से भी निपटेगा, अमेरिका के साथ भी सामने खड़ा हो जाएगा और अल्टीमेटली जो नुकसान है वो तो यूक्रेन का होना है और यूक्रेन ही जो है निशाना होगा। तो इसलिए यूक्रेन को होश के नाखन लेने चाहिए, उसको इस तरह के एक तो इल्ज़ामात जो हैं वो
नहीं लगाने चाहिए, और दूसरा जो वो वहाँ पर ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसके मुताबिक उसको अमल करना चाहिए, जो कि वो नहीं कर रहा। वो कभी किसी के हाथों खेलता है, कभी किसी के हाथों खेलता है, कभी जो है ट्रंप के साथ लड़ता है और फिर दोबारा उनके तरले करता है, और कभी यूरोप के जो है वो जाकर तरले करता है और वहाँ पर जो है वहाँ से असला हासिल करने की कोशिश करता है। आपने देखा कि जो वहाँ से यूक्रेन से रशिया पर जो हमला हुआ था, वो हमला भी जो है मशकूक था, और उस हमले में भी बहुत से शकूक व शबात जो हैं वो रशिया को में साबित पैदा किए थे, और उस हवाले से रशिया में बाकायदा तौर पर काम भी हो रहा है। जिसने भी वो हमला कराया था वो यूक्रेन नहीं था, वो कोई और था, और उस पर जो है रशिया जरूर हमला करेगा और जरूर बदला लेगा। मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, ये बेसिकली अमेरिका की साजिश थी। ये नेटो को, यानी पुतिन ने कहा था कि नेटो को वहीं रहने दो, इसको मेरी सरहदों तक मत लाओ। और जो सोवियत यूनियन की जो रियासतें टूट के अलग हुई थी, ये आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके नेटो में उसको शामिल कर रहा था। और ये लड़ाई सिर्फ इस वजह से हुई कि यूक्रेन को वो अब अमेरिका बहादुर चाहता था कि ब्लीड करवाए, यानी ब्लीड की एक जंग हो और ये जो हमारा एक एडवर्सरी है ये टोटली ख़त्म हो जाए। उसका उलट हुआ। वो एक और बहुत बड़ी जंगी ताकत, और उसका रूबल, और उसका ये रूबल कहते हैं उसको, और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ। और उसके बाद यानी ये पूरी जर्मनी से लेके सारे यूरोप को ये गैस सप्लाई करता है। ये सिर्फ टूटी बंद कर दे तो लोग वहाँ सर्दी से ठिठर के मरना शुरू हो जाएं। आजकल वो मुतबादल ढूंढ रहे हैं, कतर और दूसरे जो ऑयल रिच एंड गैस रिच कंट्रीज़ हैं, वहाँ से वो एक मुतबादल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जितने ज़राए पैदावार को डेवलप किया था 1917 के बाद, आज भी वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करते हैं। एक अज़रबैजान ही नहीं है मान जो तेल के ऊपर तैर रहा है और गैस है और पूरी दुनिया को वो सप्लाई कर रहा है। तो ये है ज़ेलेंस्की साहब का वही प्रॉब्लम है जो नेतन्याहू का प्रॉब्लम है। ज़ेलेंस्की साहब इंतहाई अनपॉपुलर हैं। ये अगला इलेक्शन इस तरह हारेंगे जिस तरह, यानी आप, मगर ये उधर जाना नहीं चाहते। अगर जंग बंद हो जाती, जो नेतन्याहू का मसला है, जंग बंद हो जाए तो भाईजान अगले दिन जेल में होंगे, वहाँ बैठे होंगे जहाँ मुश्तबे बैठते हैं। और वैसे ये सब चोर और चक्कों को वहीं बैठना चाहिए जहाँ मुश्तबे बैठते हैं। काजी साहब, ये जो आपने नेतन्याहू वाली बात की है, कितनी तजाद है इन जो हुक्मरान हैं इनकी बातों में, कि एक जानब आज मैं देख रहा था कि ट्रंप साहब का बयान था कि इंडिया जो है वो रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन की जो है वो वहाँ पर जो अमवात हो रही हैं उनकी रूस को मदद कर रहा है कि वो लोगों को मार रहा है। दूसरी जानिब उनको गजा नजर नहीं आता ट्रंप को कि वहां पर जो है नेतन्याहू ने बिल्कुल गजा को तबाह कर दिया है। 60,000 से जायद जो है वो फलस्तीनी शहीद कर दिए हैं। आज फलस्तीनी जहां पर भी खुराक लेने जाते हैं वहां पर बम मारे जाते हैं, वहां पर बच्चे जो हैं वो भूख से मर रहे हैं, इंसानी अलमिया वहां पर जन्म ले रहा है, लेकिन वहां पर ट्रंप को जो है वो नजर नहीं आ रहा। ट्रंप को दूसरी जानब यूक्रेन की जो है वो बड़ी याद सता रही है। और ये सारा जो है वो बिल्कुल तजादात हैं जो इनके अपने कौलो फेल में हैं, और यही जो है वो दुनिया को डिस्टेबल किए हुए हैं। मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा कि ये जो हम आज रहे हैं कब्जे की नफ्सियात, मुल्कों के ज़राए पैदावार पर कब्जे की नफ्सियात जहन्नुम बना के रख दिया है। इससे दौलत की लालच ने और ज़राए पैदावार पर कब्जे की जो जंग है, इसने इस सैयारे को एक सुलगता हुआ सैयारा बना दिया है। बल्कि ये एक ऐसा सैयारा है कि जो पूरी दुनिया में गंदी हवाएं और भेज रहे उजली कायनात में। अल्लाह हमें बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। कल फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।